आहार एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी, जैसे कि पिछले अध्याय में बताया गया था कि वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अपने शुद्ध रूप में श्वेत रवेदार गंध रहित पदार्थ होता है जो कि ताप और ऑक्सीकरण के प्रति स्थिर होता है। विटामिन डी मुख्य रूप से दो प्रकार में पाया जाता है, विटामिन D2 और विटामिन D3। हमारी त्वचा के नीचे 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल उपस्थित होता है जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आकर विटामिन डी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन डी का शोषण हमारे छोटी आंत में होता है। इसका संग्रह त्वचा, मस्तिष्क और लिवर में होता है। विटामिन डी जल में अघुलनशील होता है। इसको इंटरनेशनल यूनिट IU या माइक्रोग्राम में भी नापा जाता है। विटामिन डी के कार्य, सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है। इसके अभाव में दोनों ही खनिज लवणों का अवशोषण नहीं हो पाता, जिसके परिणाम स्वरूप ये बिना शोषित हुए ही शरीर के बाहर निकल जाते हैं और जिस कारण से अस्थियों और दांतों का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। सेकंड, हम देखेंगे अस्थियों के निर्माण में। अस्थियों के निर्माण में चूंकि कैल्शियम और फास्फोरस अस्थियों के निर्माण, वृद्धि, विकास में आवश्यक होते हैं और विटामिन डी इनके अवशोषण में। तो विटामिन डी की उपस्थिति के कारण ही ये शरीर में अवशोषित होते हैं और शरीर के वृद्धि, विकास और अस्थियों का निर्माण कर पाते हैं। हम देखते हैं दांतों की मजबूती। दांतों के डेंटिन और एनामेल भाग में कैल्शियम फास्फेट के जमाव में विटामिन डी मदद करता है, परंतु विटामिन डी के अभाव में कैल्शियम फास्फेट का जमाव नहीं हो पाता और दांत हमारे कमजोर हो जाते हैं। विटामिन डी आंतों की श्लेष्मिक झिल्ली को कैल्शियम और फास्फोरस युक्त लवणों के अवशोषण हेतु भी उपयोगी बनाता है। फिफ्थ, हम देखेंगे विटामिन रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। जब कभी भी रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है तो ये दोनों ही लवण हमारी बोन्स से निकलकर रक्त में मिलते हैं और रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यक मात्रा उपलब्ध हो जाती है। इस तरह से रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस का स्तर हमेशा एक सा बना रहता है। लेकिन यदि विटामिन डी का अभाव है तो कैल्शियम और फास्फोरस की अधिक मात्रा में हड्डियों से निकलकर हमारे रक्त में मिल जाते हैं। हड्डियों में से कमी हो जाती है, रक्त में अधिकता हो जाती है। इसलिए आहार में हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी जरूरी होता है। इसी प्रकार रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम एल्केलाइन फास्फेटेज की मात्रा को भी विटामिन डी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, हम देखेंगे शारीरिक वृद्धि हेतु। विटामिन डी शारीरिक वृद्धि विकास में अमूल्य योगदान देता है। इसकी कमी से पहले बताया था कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता, जिससे शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्रंथि पर नियंत्रण। पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को भी विटामिन डी नियंत्रित करता है और यह हार्मोन क्या करता है, अस्थियों से कैल्शियम और फास्फेट को निकालकर रक्त में मिला देता है तथा अतिरिक्त फास्फेट को यूरिन के द्वारा विसर्जित कर देता है, जिससे कि रक्त में कैल्शियम का स्तर हमेशा सामान्य बना रहता है। इसके अलावा विटामिन डी हमारी छोटी आंत में म्यूकोसा में प्रोटीन के संश्लेषण क्रिया में भी सहायता करता है। विटामिन डी की कमी के प्रभाव। विटामिन डी के अभाव में रक्त में एल्केलाइन फास्फेटेज की मात्रा बढ़ जाती है और इसकी कमी से कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इसके कारण क्या होगा, हड्डियां, दांत कमजोर, दुर्बल हो जाएंगी, हमारे शरीर के भार को सहन नहीं कर पाएंगे
और जरा सी चोट लगने पर ही वो हड्डियां टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है। विटामिन डी की कमी के कारण बहुत सारे रोग हो जाते हैं। हम देखते हैं निम्न बीमारियां हो जाती है। फर्स्ट हम देखते हैं रिकेट्स, टिटैनी, दांतों का सड़ना और अस्थि मृदुलता, ऑस्टोमलेशिया। इस चार्ट के माध्यम से हम देखेंगे कि विटामिन डी की कमी से जो रोग होते हैं इसमें बताए गए हैं। रिकेट्स रोग मुख्य रूप से 6 से 18 माह के बच्चों में ज़्यादातर होता है और इस रोग में शरीर में विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है। इसके लक्षण हैं खोपड़ी का अग्रभाग देरी से बढ़ता है, खोपड़ी की हड्डियां कोमल हो जाती है, लंबी अस्थि का शिरा बढ़ना, जो लंबी अस्थियां होती हैं उनके सिरे बढ़ जाते हैं, मेरुदंड की अस्थियां कोमल हो जाती हैं, पैर कमान की तरह झुक जाते हैं, पसलियों की अस्थियां में मोती जैसे उभार आ जाते हैं, छाती जो हमारी होती है रिब्स वो कबूतर की तरह हो जाती है, जोड़ों में दर्द, श्रोणि गुहा का छोटा रह जाना, पाचन क्रिया खराब हो जाती है, बच्चा थका हुआ आलस्य में महसूस करता है। दूसरा है टिटैनी, बच्चों बड़ों दोनों में हो सकता है। इसमें हाथ पैरों में तेज दर्द होता है, पीड़ा ऐंठन होती है। तीसरा दांतों का सड़ना, विशेषकर ये बच्चों में होता है। बच्चों के दांत सड़ जाते हैं, दांतों में कीड़ा लग जाता है, दांत अस्वस्थ होते हैं, दांत का जो इनेमल और भाग होता है उसमें क्या होता है कैल्शियम फास्फेट की जमा में कमी होने के कारण दांत विकृत दांत आते हैं बच्चों के, ठीक प्रकार से उसके दांत भी नहीं आते हैं। फिर हमने देखा ऑस्टोमलेशिया, ये ज़्यादातर बड़ों में होता है। ऑस्टो जो मलेशिया होती है मुख्य रूप से जो गर्भवती और धात्री माताएं होती है निम्न आर्थिक वर्ग की होती है, जहाँ पर उनको उचित पोषण नहीं मिल पा रहा है, दूध से बनने वाले खाद्य पदार्थ आपने आहार में सम्मिलित नहीं कर पा रही है, साथ ही जो धूप में भी उनका सेवन ढंग से नहीं हो पा रहा है, उनको ताज़ी धूप हवा नहीं मिल पा रही है, उन क्षेत्रों की महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को ये रोग ज़्यादातर हो जाता है। इस रोग में रक्त सीरम में एल्केलाइन फास्फेटेज की वृद्धि हो जाती है तथा रक्त में अकार्बनिक फास्फोरस की मात्रा कम हो जाती है, हड्डियां कमजोर, दुर्बल, निशक्त हो जाती है, जल्दी उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, विकृत हो जाती है, पैर की पसलियां, रीढ़ की हड्डियां प्रभावित होती है, चलने फिरने में दर्द होता है, कमर में, जांघों में और कई बार गर्भपात भी हो सकता है, रीढ़ की हड्डी झुक जाती है। और इसके लिए हम व्यक्ति को उच्च कैलोरी, उच्च प्रोटीन के साथ साथ उच्च विटामिन डी युक्त आहार उसको देना चाहिए। आहार में दूध से बनने वाले पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। यदि गंभीर स्थिति होती है तो उसको अतिरिक्त मात्रा में विटामिन डी की उसको अंतःपेशियों के द्वारा रोगी तक पहुंचाई जाती है। तो हमने देखा ऑस्टोमलेशिया। इसी प्रकार एक रोग होता है ऑस्टोपोरोसिस। यह मुख्य रूप से ओल्ड एज में होता है। इसमें हड्डियां निशक्त, कमजोर, भुरभुरी हो जाती है, जो जरा सी चोट लगने पर वो टूट जाती है, जरा सा गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है। इसका दो मुख्य कारण होता है, एक तो हार्मोन की कमी के कारण, दूसरा आहार में विटामिन डी, कैल्शियम की कमी के कारण। तो आहार में कमी मुख्य रूप से महिलाओं में जब मीनोपॉज होता है उसके बाद में ये रोग ज़्यादा होता है। यौन हार्मोन का स्रावन ढंग से नहीं हो पाता है, तो इसको दूर करने के लिए हमें आहार में विटामिन डी, कैल्शियम के साथ साथ जो यौन हार्मोन है वो भी दिए जाते हैं, तो इसकी कमी को हम दूर कर सकते हैं। इस चार्ट में बताया गया है ऑस्टोपोरोसिस की लक्षण, कारण और उपचार अभी हमने आपसे चर्चा करी है। फिर हम देखते हैं विटामिन डी की विभिन्न भोज्य पदार्थों में मात्रा। विभिन्न भोज्य पदार्थों में सबसे ज़्यादा विटामिन डी हम सूर्य की रोशनी और से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि निःशुल्क होता है, फ्री में होता है। और दूसरा विशेषकर मछली के तेल में विटामिन डी उपस्थित होता है उचित मात्रा में। हम देखते हैं विटामिन डी की मात्रा कॉड लिवर ऑयल में 200 से 750 माइक्रोग्राम, अंडे में
1.25 से 1.5 माइक्रोग्राम, घी मक्खन में 0.5 से 1.5 माइक्रोग्राम, दूध में 0.05 से 0.1 माइक्रोग्राम विटामिन डी की मात्रा होती है। विटामिन डी की दैनिक मांग। विटामिन डी उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ICMR ने विटामिन डी की दैनिक मात्रा जो प्रस्तावित किया वो इस प्रकार से है। स्कूल जाने से पहले वाले बालक और शिशु को 10 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, किशोर और किशोरी को 5 माइक्रोग्राम प्रतिदिन, वयस्क स्त्री पुरुष को 5, गर्भवती माता धात्री माता को 10-10 माइक्रोग्राम प्रतिदिन विटामिन डी की मात्रा की आवश्यकता होती है। बहुत ज़्यादा गर्म प्रदेशों में इसकी आधी मात्रा की ही आवश्यकता होती है। तो हमने देखा विटामिन डी के विभिन्न कार्य। विटामिन डी की कमी या विटामिन डी से होने वाले रोगों से बचाव के लिए हम यही कह सकते हैं कि बच्चों को, बड़ों को जिसकी कमी से विटामिन डी युक्त आहार, पनीर, छेना की मिठाई, छाछ, दही, कॉड लिवर ऑयल का सेवन करना चाहिए। विटामिन डी युक्त भोज्य पदार्थ देने चाहिए। यदि बहुत ज़्यादा कमी है तो अंतः मांसपेशियों द्वारा भी विटामिन डी का सेवन करा सकते हैं। इसके अलावा सरसों का तेल लगाकर बच्चों को धूप में 1-2 घंटे धूप में उसको लेटाना चाहिए। इसी प्रकार बच्चों में भी विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फोरस युक्त आहार देना चाहिए। कैल्शियम की टैबलेट दे सकते हैं। विटामिन डी की कमी के साथ साथ यदि विटामिन डी की अधिकता भी हो जाती है तो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है। इसकी अधिकता से हाइपर कैल्सीमिया नामक रोग हो जाता है, जिस कारण से हृदय, रक्तवाहिनियों, लंग्स, किडनी में कैल्शियम का जमा हो जाता है। व्यक्ति में वजन की कमी, चिड़चिड़ापन, थकान महसूस होती है। कैल्शियम के जमा होने से मांसपेशियों में, ये शरीर की कोमल अंगों में भी परेशानियां होती है। मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, दुर्बल हो जाती है। कई बार कैल्शियम का जमाव धमनियों में भी हो जाता है, जिससे कि रक्त प्रवाह असंतुलित हो जाता है, बीपी बढ़ सकता है। इस प्रकार से ज़्यादा विटामिन डी का सेवन भी व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। धन्यवाद, नमस्कार।